सुनील जी, समाजवादी पार्टी का तो ये हाल है कि अब कभी आप इस करवट बैठते हैं तो मायावती जी के साथ अलायंस कर लेते हैं, फिर इस करवट बैठते हैं राहुल गांधी जी से कांग्रेस से अलायंस कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ की जोड़ियां आपके लिए फ्लॉप साबित हुई हैं। और पीएम इस पर सीधा कहते हैं कि पहले ये लोग हाथ मिलाते हैं और फिर जब रिजल्ट नील बटा सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं, जो कि सच्चाई है। हम लोगों ने देखा था मायावती जी से भी अलायंस हुआ, लेकिन उसके बाद जब मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, 303 बीजेपी ले आई, तो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे, अलग हो गए। देखिए अंजना जी, आप सही कह रही हैं कि आपने कई गठबंधन जीतते भी देखे होंगे, कई गठबंधन हारते भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्रकारिता जीवन में बीजेपी के गठबंधन को आपने हारते नहीं देखा है। ये लोकतंत्र है, जनता है, जिसको चाहे उसको जिता दे। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे कांग्रेस भी कमजोर पार्टी, समाजवादी पार्टी भी कमजोर पार्टी। हम अगर एक बात आपकी मान भी लें कि चलिए हमारा गठबंधन कमजोर, लेकिन देश तो कमजोर नहीं है ना, देश का किसान तो कमजोर नहीं है ना, मणिपुर से लेकर के लखीमपुर तक देश की महिलाएं तो कमजोर नहीं है, देश का बेरोजगार नौजवान तो कमजोर नहीं है, देश का जो पीडीए है वो पीडीए तो कमजोर नहीं है। अगर आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल देश के लिए दे दीजिए। 2 कार्यकाल आप क्या कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? देश के लिए नहीं काम कर रहे थे, देश की सीमाओं के लिए नहीं काम कर रहे थे, न देश की संसद के लिए काम कर रहे थे, न देश के संविधान के लिए काम कर रहे थे। 10 साल तो आप अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे थे, नेहल चौकसी, महल चौकसी और जो देश का पैसा लेकर के गए उनके लिए काम कर रहे थे। तो देश क्यों दे दे तीसरी बार आपको मौका? अगर देश ने मौका दिया था तो किस बात के लिए मौका दिया था? आपने देश के किसानों से कहा था हम आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? आपको जो समर्थन मिला, जो 2-2 बार सरकार मिली, महंगाई के खिलाफ मिली, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिली, आपने क्या किया? महंगाई में क्या किया? भ्रष्टाचार में? देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हैं और जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो लगभग सब तो आपके पास आ गए। तो इसका मतलब आप अपने मुद्दों पर नहीं हैं, जिस मुद्दों पर देश ने आपको 2-2 बार ताकत दी है। आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं महंगाई पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करते? क्यों नहीं देश की सीमाओं पे बात करते? क्यों नहीं देश की संसद पे बात करते? क्यों नहीं देश के सरकारी संस्थानों पे बात करते? अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को यह घमंड है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में बैलेट पेपर लूट करके, या लूट कह दीजिए या डकैती कह लीजिए, जिस तरीके से मेयर चुनाव जीते थे, इनको लगता है ईवीएम से या उसी तरीके से डाका डाल के जीत जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ पड़ा है, मुझे लगता है अब तो जाग जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए कि घमंड नहीं चलेगा। यहां कभी किसी का नहीं चला, तो आपका कैसे चलेगा भाई? तो अगर आपको लगता है कि हमारा गठजोड़, हमारा तालमेल कमजोर है, तो बौखलाहट तो है ना भाजपा में। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्री और सांसद विधायकों में बौखलाहट है ना। अंजना जी, अगर राजनीति में बौखलाहट है तो इसका मतलब डर है। ये लोग समझ रहे हैं कि ये गठबंधन, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ना कि जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से 14 में आए थे, वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही 24 में दिल्ली के बाहर चले जाएंगे। यही सच्चाई है। अनुपम जी, आपने भी दोनों तरफ को बहुत करीब से देखा है, समझा है। खबर आ गई थी कि 7 सीटें आपको मिल रही हैं, आप इंडिया। आप में से किसी का फोन ऑन है जिसकी वजह से वो आवाज आ रही है, उसके सिग्नल्स पकड़ रहा है, प्लीज फोन को ऑफ कर दें या थोड़ा दूर रख दें। अनुपम जी, अब आपसे प्रश्न है। सवाल यह है कि आपने दोनों तरफ को देखा है। 7 सीटों की बात उधर से आई थी कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला और उसी का एक आड़ लेके एक तरह से इधर आ गए हैं जयंत जी। अब ये बताइए कि कितना ताकतवर ये दिख रहा है आपको, जो गठजोड़ हुआ है कांग्रेस और एसपी का, और आपको कुछ अभी तक पता चला है कितनी सीटें मिल रही हैं, या जो मिल जाएगा वही स्वीकार है? अंजना जी, बड़े लाइटर नोट पर एक बात कहूंगा कि जब 2017 में अखिलेश जी और राहुल जी ने साथ किया था, तो उत्तर प्रदेश की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में मुलायम सिंह जी का एक वोट चला था। वो सत्य था या नहीं था उसकी मैं सत्यता नहीं जानता,
लेकिन बड़े लाइटर नोट पे बात चली थी कि मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन करके कहा रिजल्ट के बाद कि अपने बेटे को समझा देना कि दोबारा मेरे लड़के के आसपास नजर ना आए। ये एक परिणाम उन्होंने दिया था कि दोबारा ऐसा ना हो। 2017 में आपने एक अलायंस बनाया, उसका परिणाम आपको सामने दिखा, और उसके बाद आप उसे अलायंस को लेना चाहते हैं। तो लगता है प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। पूरे इस यात्रा के दौरान हम सब ने देखा कि कोई कार्यक्रम नहीं है। देश या प्रदेश को आप किस दिशा में ले जाएंगे, इसकी आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप सिर्फ प्रहार कर रहे हैं, आप सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। एक इतने बड़े सियासी दल जिनका एक जो भारत के अपने आप को भावी प्रधानमंत्री समझते हैं और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन दोनों से ये उम्मीद की जाती है, देश और प्रदेश दोनों ये उम्मीद करता है परिपक्वता दिखाएं। वो ऐसा कोई कार्यक्रम रखें जनता और जिस पर भरोसा कर सके, वो तो आप दे नहीं सके हैं। आप आज भी लड़के बने हुए हैं। अरे 50 वर्ष की उम्र हो चुकी है, अब तो लड़के से थोड़ा ग्रो अप हो जाइए, थोड़ा बड़े होइए और मैच्योर व्यवहार करिए। मैं आपको राजपूत जी की भी बात मैं सुन रहा था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी जी के चरणों में लेट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी जा करके या राहुल गांधी जी जा करके अखिलेश यादव जी के चरणों में लेट करके ये समझौता करके आए? आप जिस तरीके की भाषा और बात का आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको बहुत शोभा देता है। इसीलिए आपसे अलायंस दूर क्यों हो जाते हैं? हंसने की आवश्यकता नहीं है। ये खींच आप हंस करके मत जाहिर करिए। जब किन्हीं बड़े राजनेताओं के विषय में बात करिए और शब्दों का प्रयोग करिए तो उसकी मर्यादा रखिए। आपने लेट के ये गठबंधन किया होगा, इसलिए आपको ऐसा लगा कि बाकी लोग भी ऐसे ही जाकर के चरणों में लेट के गठबंधन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता, युवा, सभी लोग बहुत समझदार हैं और सब इसको देख रहे हैं। मेरा आपसे कहना है, आप लोग अनुपम जी, कहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन कोई कार्यक्रम, कोई एजेंडा रखिए जिसपे कि प्रदेश की जनता सुन सके, देख सके। आप अनुपम काशी जी, नगरी राहुल जी क्रॉस करते हैं, नशेड़ी बना देते हैं। भाई आपकी भी तो सरकार रही थी, आपने क्या किया? ऐसा कौन सा कार्यक्रम दिया जिसमें रोजगार मिल जाता लोगों को? अगर आप कह रहे हैं आप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम नहीं दे पाए। आपने काशी में दिया होता कोई कार्यक्रम कि आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए ये कार्यक्रम रखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आप आगरा में रैली कर रहे हैं राहुल गांधी जी। उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में इस फोन को दिखा करके आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि उसकी कब फैक्ट्री और कहाँ लगी थी, और चाइना का है कि वो कोरिया का है। बेसिक बातों की तो आप रोज गलती करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष बन के आएंगे और हिंदुस्तान की राजनीति में आप आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। समय बहुत हो चुका है, जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। आप ठीक इससे है, बाहर निकलिए, वरना पिछली बार आप लोग 54 पे थे, इस बार 14 भी मिलना मुश्किल होगी 2024 में। ठीक इसलिए है, मेरा आप सभी से यही कहना है। ठीक है, दोनों ठीक है लोगों अनुपम से जी, ठीक है, रुक जाइए। अब सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं ना। सुरेंद्र जी, वो लूज बॉल्स पर घेर रहे हैं राहुल गांधी के कि बनारस में लड़के नशे में मुझे मिल रहे हैं, ऐश्वर्या राय पर कह देना कि नाचने के लिए वहां पे ये सब बोलने की जरूरत क्या है? उस पर अंजना जी, उस पर ऐश्वर्या जी पर परसों मेरी आपकी बात हो गई थी, दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूं, अगर आप चाहती हैं ऐश्वर्या जी पर सुनना तो बिल्कुल सुन लीजिए। मैं किसी को यहां डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस की विधवा, जिनके नाम विदेशी गाय, सुरपणखा, दीदी ओ दीदी, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप नरेंद्र मोदी जी को जो सजा दे वही राहुल गांधी जी को सजा दे। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बहुत साफ है एकदम मेरी, वो बिल्कुल एक जैसी सजा हो। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए, जब कार्यक्रम की बात आती, अनुपम जी अभी आज से 15 दिन पहले हम लोगों की तरफ की बातें करते रहते थे। अनुपम जी, पहले तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं चरणों में लेटा कहा, आपका दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि नहीं खराब हुई, दृष्टि तो आपकी अच्छी है, लेकिन चूंकि दृष्टि दोष हो गया, मति भ्रम हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए भाजपा चरणों में लेटी है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा इस बात को, मैंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा। इस बात से थोड़ा सा विषयांतर मत करिए आकर के, और आप अपनी शर्म और अपना लिहाज
जिस तरीके से बचाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से बचाइए। जयंत चौधरी जी अच्छे नेता हैं, कल फिर इधर वापस आएंगे, तो आप ऐसा कोई बात मत कहिए। अनुपम जी वो अभी से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फिर इधर आएंगे। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि फिर इधर पलटेंगे। और नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आना ही है उनको। ठीक है, जवाब सुन, वो आना ही है उनको, वो किसान का बेटा है, आएगा ही आएगा वो। क्योंकि आज की डेट में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। जिस किसान के लिए वो शख्स राजनीति करता है वो परेशान है। ठीक है, जो नौजवान जवाब सुनिए अनुपम जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ जफर साहब। वो परेशान है आज की डेट। ठीक है, छोटा सा जवाब अनुपम जी, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल, देखिए जिन किसानों और नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, हम उसके समाधान के लिए निरंतर लगे हुए हैं। खाली बात नहीं कर रहे हैं कि बैठ के खाली बात करें या किसानों के मुद्दे की राजनीति को डिबेट में डिस्कस करें या खाली बैठ के कहीं मिल गया। हम किसानों के लिए क्या काम कर रहे हैं, और यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे अलायंस में इतना समय लग रहा है तो यही कारण है कि हम उस समस्या के समाधान पे निरंतर सरकार के साथ संपर्क में और कोशिश कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही इसका एक आपको सोल्यूशन देंगे। कितनी सीटें चाहिए आरएलडी को? कितनी सीटें चाहिए? कितनी सीटें चाहिए? दूसरा, मैं राजपूत जी, मैंने इनकी बात का एक जवाब दूं कि आप ये कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, ये कहा। राजपूत जी, वो समय निकल गया, और अगर किसी के मुंह से कोई भी हो अगर उसने गलत कहा तो आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि वैसा ही गलत कहें या दूसरे की गलती से आप अपनी गलती को कवर करें। आप तो कोई बदलाव की बात करिए, आप तो कोई सकारात्मक बात कितनी चाहिए अनुपम जी? अनुपम जी कितनी सीटें चाहिए? नहीं, हमारा तो अलायंस में तय हो रहा है। वो अंजना जी आज अगर बात हो जाएगी तो सामने सबके आ जाएगा कि हम कितनी सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ। और वो अभी मुझे लगता है 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जफर साहब, जब एसपी और बीएसपी मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो ये एक सच्चाई है कि आप लोग 62 पर पहुंच गए थे, एनडीए 64 पर अपना दल के साथ। तो ये तो एक सच्चाई है कि जब इस तरह से वोट ट्रांसफर हुआ एसपी और बीएसपी के बीच में, और उसकी वजह से, और जो पीएम इस बार टारगेट सेट कर रहे हैं 370 का, वो यूपी की 80 और बिहार की 40 में अगर आप ज्यादा सीटें खोते हैं तो वो नामुमकिन हो जाएगा अचीव करना। देखिए अंजना जी, मैंने ये कहा कि जो इसका जिक्र कांग्रेस के भी प्रवक्ता और मेरी बात का दोहरा रहे थे, और समाजवादी के प्रवक्ता कि 2 कमजोर कंधों के बारे में मैंने कहा। मैंने तो सिर्फ एक सिंपल मिसाल दिया था कि 0 + 0 100 नहीं होता, 0 ही होता है। इतनी सी बात मैंने कही थी। 0 + 0 0 होता है, 100 नहीं हो सकता है। ये उनको समझना चाहिए। यही जो आप बात कर रही हैं 80 की, यही 80 हमें आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है कि ये दोनों 0 पार्टियां जो है अनहोली अलायंस किया इन्होंने, और जनता की नजर में है कि दोनों पार्टियां ने अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने अपॉर्चुनिस्टिकली कुछ ना कुछ फायदों के ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक दूसरे का दामन थामने की कोशिश की है। लेकिन सिफर पार्टी सिफर ही रहेगी। जनता की नजरों में सिफर है, जनता की नजरों में सिफर है तो मतलब उसका वोट मिलेगा नहीं, और हमें 80 की 80 सीटें मिलेगी। जहां तक बिहार की बात है, कल तक बिहार का बिगुल बहुत बजा रहे थे लोग, बहुत बजा रहे थे। जब से नीतीश जी ने देखा कि भाई ऐसे लोगों के साथ रहना सही नहीं है, अब सही जगह पे आ गए। उन्होंने खुद ही कहा मैं शुरू से इसी जगह हूं, बीच में थोड़ा इधर उधर चला गया था, मैं वापस आ गया बराबर के लिए, तो इनकी हालत खराब हो गई। अब इनको वहां पर लग रहा है कि पिछले बार 39 था, इस बार 40 आ जाए तो 0 के 0 वहां भी रह जाएंगे। तो हर जगह 0 + 0 + 0 कहां जाएंगे? 370 तो हमारी आएगी ना भारतीय जनता पार्टी की। और उसके ऊपर गठबंधन का जो हम आदर सम्मान करते हैं, मान मर्यादा करते हैं, गठबंधन का धर्म निभाते हैं। गठबंधन की सभी पार्टियों को एनडीए में आपने 30 में समेट दिया है। जफर साहब, गठबंधन की सभी पार्टियों को 30 में समेट दिया है। मैंने कहा, हमने कहा 400+, वो 30 नहीं होता है। हाँ। हमने कहा 370 और 400+। 400+ पे 450 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 450 भी आता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। प्लस का मतलब 400+ में। तो हमें ये कह रहे थे हमें अहंकार है, मुझे कोई अहंकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से लेके एक छोटे कार्यकर्ता को कोई अहंकार नहीं होता है, इसलिए कि हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। हमारा जो धर्म है वो जनता की सेवा है, और जनता की सेवा करने वाला कभी भी उसको विश्वास होता है, उसको इत्मीनान होता है कि हम सेवा कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा मुझे। हम आशीर्वाद की तलाश करते हैं, सेवा करते हैं। आप पद की तलाश करते हैं, पैसा बटोरने का काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो आपको वही जनता का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता है।
ठीक है, आप अपनी बातें कह सकते हैं, जितनी बातें कह सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, जनता को गाली दे सकते हैं, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा, ये पक्का विश्वास है मुझे। और इसलिए ये चाहे किसी से के साथ गठबंधन करें, किसी के साथ हाथ मिलाए, लेकिन दो कमजोर कंधे, दो 0+0 वो 0 रहेगा, इनको कोई ताकत नहीं आ सकती, ये मेरा विश्वास है। अब इसको जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ शेर व शायरी में अपना गम जो है निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए अपना गम थोड़ा शेर व शायरी करके। तो कह रहे शेर व शायरी करके अपना दर्द निकाल लीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, एनडीए की और खास तौर पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोगों को लगता है ठीक है नीतीश बाबू चले गए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यही जोड़ी नीतीश कुमार की और बीजेपी की लोकसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है, और इसीलिए वो स्ट्रेटेजिकली अपनी जोड़ियों को और इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े साथी को वो अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। एनडीए की एक कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है आपके कुनबे को कमजोर करना। आरएलडी से बहुत उन्हें करिश्माई फायदा नहीं होने वाला है, सीटें नहीं आई थी उनकी पिछली बार, लेकिन आपके कुनबे को कमजोर करने में वो कामयाब रहते हैं। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी तो उनकी कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब आप गठबंधन, मायावती जी भी अलग लड़ रही हैं, त्रिकोणीय लड़ाई ही होनी है। और जो लेट हुआ सुरेंद्र जी, जो लेट हुआ, अरे बनारस का सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया और कह दिया नहीं 17 पे ही मानना पड़ेगा कांग्रेस को, आप लोग 20 के लिए बोलते रहे। सुरेंद्र जी। अंजना जी, मैं आपकी एक एक शब्द, आखिरी लाइन को छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजों से सहमत हूं, और यही तो मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। अब उन्हें नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास नहीं रह गया है, यही तो बात मैं भी कह रहा हूं। अब उन्हें उनका लठ का डर भी खत्म हो गया, ईडी का डर भी खत्म हो गया, सीडी का भी, सीबीआई का भी। मणिपुर की महिलाओं को मार के, पीट के, बलात्कार करके, तमाम दुर्व्यवहार करके, वहां से लेके साक्षी मलिक तक, हाथरस की बेटी तक, किसान को लठ मार के, उनके ट्रैक्टरों में कीले घुसेड़ करके, आंसू गैस द्रोण से छोड़ करके, 1,30,00,000 युवाओं को सड़क पर भर्ती परीक्षा निरस्त करा के, मार के, पीट करके, तब भी जब इनका नहीं लग रहा था कि ये सरकार बना पाएंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले नीतीश कुमार जी, जिनका डीएनए खराब था, नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से उनकी शरण में गए, ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में गए। लेकिन हम अपने लिए जरूर कहते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा जफर भाई, एक ही शेर से बात खत्म कर रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। अंजना जी आपके लिए, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो मतवाले लोग हैं, अंग्रेजों से भी इसी मतवालेगिरी से लड़े थे, और आपसे भी ऐसे लड़ करके भिड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।